नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। सुनते हैं परती परिकथा का दूसरा परिवृत्त और 30वां भाग। स्थिर, निबद्ध, तीव्र दृष्टि। विनिद्र सुरपति राय ने शरद पूर्णिमा के चांद को देखा। हवेली के पोखर में सहस्त्र दल कमल पर शशिकला। सुरपति राय की आंखों में स्नेह सिंचित लावनी की झलक। दूध की सुगंध चारों ओर, प्रकृति के अंग वात्सल्य गंध से सराबोर। सरोवर में दूध ही दूध। सुरपति राय कई दिनों से दूसरी ही दुनिया में है। बहुमूल्य प्राप्ति के नशे में झूमती कटी हैं रातें उसकी। गितवास हाट के पास रजौड़ गांव में एक गरीब तांती परिवार में कुछ पुरानी पांडुलिपियों जैसी चीजें प्राप्त हुई थी। नेपाली बसहा कागज के 50-60 पृष्ठ बहुत बुरी दशा में मिले। अस्पष्ट लिखावट और दीमक भुक्त दशा को देखकर सुरपति ने जिन्हें एक ओर रख दिया था, निराश होकर यत्र तत्र स्पष्ट पंक्तियों को पढ़कर एक दिन विस्मित हुआ। भवेश ने कहा, इंफ्रारेड फोटोग्राफी ही बस एकमात्र उपाय है। उस दिन भवेश लौटा है 70 प्लेट्स प्रिंट करवाकर। मोती जैसे जगमगाती श्रीमती लिखावट, टूटी लड़ियों के लटके जैसे दीपक भुक्त स्थान। 2 रात जागकर पढ़ गया है। तीसरी रात वह हिंदी अनुवाद करने बैठा। श्यामा चकेवा विसर्जन की रात, शरद पूर्णवासी की गीत भरी रात की गोद में बैठकर उसने देखा स्थिर, निबद्ध, तीव्र दृष्टि से। दूध भरे पोखरे में चांद, अदृश्य अचंचल आंचल से दूध झरते देखा। माँ की मृदु गंध से उसका आंगन महक उठा। मांगलिक अनुष्ठान भरा वातावरण, पंछियों की पातियां उड़ रही दुधिया आकाश में। पोखरे में पुरैन के पात, महार पर स्थल पद्म की सीत में नहाई हुई पंखड़ियां। पंछियों के बीच हठात राजहंसिनी पर दृष्टि पड़ी उसकी। स्निग्ध धवल पंख पसार कर पोखरे में उतरी। उसका जोड़ा कहाँ है? राजहंस? किसी ने पुकारा नारी कंठ, लॉली लॉली बेटा लॉली। सुरपति ने पहचाना द्रोणी पुष्प रंग के वस्त्र में आवृता मिसेज रोजवुड, गीता मिश्रा, श्रीमती गीता। लॉली डैडी आएगा, आए आए। लॉली डैडी आएगा, आए आए। प्रथम 3 अर्धभुक्त पृष्ठों के प्राप्त वाक्यांश इसके बाद। माई लास्ट एंड लास्ट लव, मेरा अंतिम प्यार जो खो गया। माँ मरियम के पवित्र चरणों पर जवा फूल चढ़ाना अपराध है? क्या अपराध है और क्या नहीं, माँ मरियम मुझे बता जाती है। इसलिए धर्म के संकुचित। और मेरा अपराध? मैं कन्वर्ट होकर हिंदू हो गई हूं, इसीलिए तो। किंतु प्यार की परिभाषा मैंने अपने पवित्र धर्म ग्रंथों से ही सीखी है। जिसे जो जी में आवे कहे, किंतु दुहाई मेरे प्यार को कभी भला बुरा न कहे कोई। एक हिंदू को मैंने अपना गुरु, स्वामी अथवा पति के रूप में प्राप्त किया। प्यार की मारी मैं इसी पुरुष की खोज में जन्म जन्मांतर भटकी फिरी और इस जन्म में यहाँ आकर मैंने इसे प्राप्त किया। सन 1910 में अपना सर्वस्व समर्पित कर मैंने उसे प्राप्त किया। मेरा सौभाग्य नहीं मालूम मुझे। पूरब पगली बचपन से ही मैं थी। पड़ोस की सहेली के पिता पूरब से लौटे थे, भारत से लौटे थे, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। मैंने बाद में पढ़ा, सूर्य पुत्र गण, कृष्ण 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 नहीं, मैं पहले कहती कृष्ण। बाद में ऐसी लगने लगी कि मैं एबनॉर्मल हो गई। लिटिल लॉर्ड कृष्णा को पढ़ते पढ़ते मैं एकांत में आतुर हो पुकारती, गोपाला ओ नंदलाला। एक रात तो मक्खन की पूरी टिकिया लेकर बैठी रही, आओ बटर थीफ। इसके बाद 5 पृष्ठों से प्राप्त शब्दों को झरे हरसिंगार के फूलों की तरह बटोरा सुरपति ने। हिम मंडित तुषार मुकुट, इंद्रधनुषी देश, गंगा जल, देवपुत्र, आर्यपुत्र, स्वामी। स्वामी के रूप में मैंने उसे स्वीकार किया। डिस्पेप्सिया के अधमरे वृद्ध अंग्रेज व्यापारी को मैंने बात दे दी। उसे एक ऐसी सहधर्मिणी की आवश्यकता थी जो कुंवारी हो, सुंदर और स्वस्थ हो, रबर स्टेट के कारोबार को समझकर व्यापार में उसका हाथ बटा सके। मलय प्रदेश पूरब जाने की शर्त अनिवार्य थी। ब्याह और मलय के लिए प्रस्थान, उसके दोनों कदम कब्र की ओर। वह पूरब जा रहा था, भारत के निकट। भारत में भी रह आया है वह।
बनारस में 5 दिन रह चुका है। पुण्यवान था वह। उस पुण्यवान को मैंने सबल, स्वस्थ और सुंदर नौजवान पति की तरह स्वीकार किया। वह पूरब जो जा रहा था। मेरी मम्मी जीवन में पहली बार नाराज हुई। क्या पागलपन है, जरा फिर से सोच कर देखो तो। फिर से सोचने का समय कहाँ था। वह अगले सप्ताह ही तो सेल कर रहा था। शादी के बाद मेरी एक शोक सहेली ने चुटकियां ठिठोली की थी धीरे धीरे कान के पास। उसकी पसलियों का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिज रिब्स। जहाज समुद्र में है। कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है अपनी ओर। एडवर्ड मेरा स्वामी बीमार है। वह समुद्र में कभी स्वस्थ नहीं रहता। वह कहता है बीच के कुछ पृष्ठ खो गए हैं। ब्रैकेट। मलय की सिर्फ 7 चांदनी रातों से हमारा परिचय करवाकर मेरे पति देव ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। एडवर्ड कहा करता, मुझे मलय का अपना बंगला बुला रहा है। मलय के जंगल में अपने बंगले में ही एडवर्ड को चिर शांति मिली। मेरे पति के साझेदार मित्र ने हमारी बड़ी मदद की। रोज रात में मम्मी भय खाकर उठ बैठती, एडवर्ड नाराज है। मेरे पति के साझेदार मित्र ने सभी हिस्से बिकवा दिए। पूरे 2 महीने के बाद हम भारत की ओर प्रस्थान किया हमने, टू कैलकाटा। सारी घटनाएं कुछ इस तरह घटी जिन्हें मैं अदृश्य शक्ति की कृपा के सिवा और कुछ नहीं मानती। कलकत्ते में दूसरे ही दिन ब्रंटी से भेंट हो गई, रेस कोर्स में। ब्रंटी भी पूरब पगली थी। पिछले साल एक राजा की रानी होकर भारत आई है। ब्रंटी और उसके राजा साहब ने हमें सूचना दी, उसके जिले में एक अंग्रेज कोठी वाले प्लांटर अपना स्टेट बेचना चाहता है। मिस्टर ब्लैकस्टोन कल कलकत्ते आया है। वह आधी कीमत पर बेचने को तैयार है। गोइंग डेराडून। एक दिन मम्मी बोली, ब्रंटी ने अच्छा किया है। उसका राजा सुंदर है, भला आदमी है, सुपुरुष है। मिस्टर ब्लैकस्टोन ने बताया, डेयरी फार्म के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। कोठी के पास ही छोटी सी अकेली नदी है, पास में विस्तृत चारागाह। मिस्टर ब्लैकस्टोन अपने बैग में जमींदारी के अन्य दस्तावेज के साथ मैकमिलन एंड कंपनी का एक बालक को उपयोगी भूगोल भी हमेशा रखता। किताब खोलकर रेखांकित पंक्तियों की ओर दिखाकर बोला, पूर्णिया जिला, थाना रानीगंज। जिले के नक्शे पर उत्तर कोने में नेपाल की सीमा के पास एक लाल बिंदी डाल दी थी उसने। यही है वह जगह, यही है वह नदी, डोलरेडे। ब्रंटी और उसके पति राजा महिपाल सिंह की सहायता से हम जमींदारी की कीमत हम तय करवाए। राजा महिपाल सिंह मुझे भद्र जचे, लापरवाह, हंसमुख, हास्य प्रिय और चतुर, किंतु उनको भारतीय मानने को मन तैयार नहीं होता। रूप, रंग, पहरावा, पोशाक, बोलचाल और खान पान सब इंग्लिशतानी। मेरे कल्पना लोक के पूर्वी पुरुष से कोई मेल नहीं, मुखाकृति भी नहीं मिलती। हमने जमींदारी खरीद ली। 3 महीने कलकत्ते में रहकर हम मिस्टर ब्लैकस्टोन के साथ पूर्णिया आए। माँ के विशेष आग्रह पर मिस्टर ब्लैकस्टोन ने हमारे साथ 1 सप्ताह रहना मंजूर कर लिया। इलाके से परिचय कराते समय उसने बार बार चेतावनी दी हमें, परानपुर स्टेट के पत्तनीदार मिश्रा से होशियार, माइंड यू। सन 1856 में इस कोठी की नींव डाली गई है। हीरा दरबान कहता है 7 साहबों ने इस कोठी में वास किया है, 4 ने लोग पर राज किया है। ब्लैकस्टोन साहब 4 साल भी नहीं चला सके जमींदारी। बंगले की सजावट में कहीं कोई कमी नहीं हुई। कोठी की फुलवारी में विदेशी पेड़ पल्लवों के बीच स्थानीय फूल के कुंज। बूढ़ा माली उत्तिमलाल आदमी से ज्यादा फूलों की भक्ति करता है। पुटुस फूल यहाँ का जंगली फूल है। बांस बन के घने अंधकार में खिली फूली झाड़ियां, छोटे छोटे स्टार जैसे फूल, घोर लाल, गुलाबी, सफेद, बैंगनी। इस उपेक्षित फूल को फुलवारी में लगाने के प्रस्ताव को सुनकर उत्तिमलाल बहुत उत्साहित हुआ। हीरा दरबान के मार्फत उसने हमें समझाया, पिछले 8-10 वर्षों से वह इस फूल की झाड़ी को फुलवारी में रोपना चाहता है, किंतु बाद में मालूम हुआ पुटुस को फुलवारी में लाने का विरोध कोठी के मालिक ने नहीं, कोठी के दरबान हीरा मंडल ने विशेष रूप से किया था। इस बार भी देखा जंगली फूल को। इस सम्मान को देखकर हीरा खुश नहीं। बूढ़ा हीरा दरबान गत 20 वर्षों से इस कोठी में दरबानी करता है। वह समय असमय मुझसे अपनी टूटी अंग्रेजी में बात करता,
आसपास के गांव और गांव के लोगों के बारे में। थिक विलेज, ग्रेट विलेज, खास रैयाट, वेरी बैड मैन एंड वेरी गुड मैन नन। डेयरी फार्म खोलने के विरोध में हीरा ने कहा, नॉट गुड, एवरीबॉडी से यू बिलायती। सुनते ही मैं समझ गई कि सभी मुझे ग्वालिन समझेंगे। समझेंगे ग्वालिन? अहो भाग्य! मैं ग्वालिन, मैं गोरस का कारोबार करना चाहती हूँ। अवश्य। जापानी डॉल। ताजमनी का पहरावा देखकर जितेंद्र नाथ को जापानी गुड़िया की याद आई। माथे पर सिक्की की डाली, रंग बिरंगे फूलों वाली डाली, होठों पर सरल मुस्कुराहट। जितेंद्र नाथ प्रसन्न हुआ। वक्र मुस्कुराहट नहीं। गोविंदो ने जितेंद्र नाथ की गुनगुनाहट को सुनकर समझ लिया, मन का फूल खिला है। मन का फूल ही नहीं फूटता है दादा बाबू का, फिर कैसे करके क्या होगा? क्यों गोविंदो, रसोई घर में अड़हुल फूल से किस देवता की पूजा हो रही है? गोविंदो ऐसी बातों का मतलब बहुत शीघ्र समझता है। नुकीले होठों पर हंसी को स्थिर करके बोला, ही ही, श्यामा पूजा माने माँ काली का पूजा नजीक आ गया ना? नहीं, इसी वास्ते। ताजंदी बोला, दादा बाबू आप नहीं मत करिए, पूजा को हुक्म जरूर दीजिए। माँ श्यामा। गोविंदो, अपने चूल्हे की आंच देखो जाकर। श्यामा पूजे के लिए हुक्म लेने की जरूरत नहीं, हुक्म लेकर पूजा होगी। जापानी गुड़िया को एकांत में खिलने वाले दो फूलों की महक लग गई। गोविंदो बाबू अपने दादा बाबू के हृदय के कोने कोने में घूम चुका है बचपन से ही। ताजमनी को देखते ही गोविंदो ने जितेंद्र नाथ को आंख के इशारे से सूचित किया, पुरानी आदत। जितेंद्र नाथ को हंसी आई। गोविंदो हाथ में खाली प्याली लेकर रसोई घर की ओर भागा। मीत ने धमकी दी, इसमें दौड़ने की क्या बात है, बख। जितेंद्र और ताजमनी की उम्र एक साथ ही 20 वर्ष कट गई मानो। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मीत ने उत्कर्ण होकर दोनों की ओर देखा। इन्हें भी एक धमकी दे, बख। जानते हैं, जोर जोर से हंसने पर मीत नाराज होता है। मीत ने अपना नाम उच्चारण करने वाले प्राणी के घुटनों पर अपने दोनों पैरों को रखकर प्यार प्राप्त किया। दूसरे ने उसके लंबे कान को पकड़कर जरा खींच दिया। आऊं, बख। ताजमनी ने दीवार पर लटकती हुई तस्वीरों की ओर देखा। तस्वीरों के आसपास मकड़ी के जाले हैं या ये भी तस्वीरें हैं? मंदिर और हवेली घर के कमरों की सफाई के लिए मुंशी जी को मजदूर नहीं मिलते हैं और दुनिया जहान में फरेबी कामों के लिए उन्हें आदमी ढूंढते फिरते हैं। आज यदि मालकिन माँ होती। ताजमनी धूप बत्ती जलाने लगी। मुंशी जलधारी लाल ने 40 साल पहले ही फरेब कर्म की ट्रेनिंग ली है, नया फरेबी नहीं है वह। जितेंद्र नाथ को अचरज हुआ। ताजमनी की मुस्कुराहट जरा भी टेढ़ी नहीं हुई। नागफनी के डंठल जैसे होल्डर में धूप की बत्तियां सजाती हुई बोली, लेकिन ऐसा कुकर्म न मालकिन माँ के समय में हुआ और न उनसे पहले। जितेंद्र नाथ हठात गंभीर हो गया। ताजमनी मन ही मन मुस्कुराई, मुझे चिढ़ाने चले थे। धूप बत्ती के नागफनी नुमा होल्डर को सामने के ताक पर रखकर ताजमनी बोली, नकली नागफनी में असली कांटे लगाने की क्या जरूरत? उंगली के अगले पोर की को टीप कर रक्त की नन्ही सी बिंदी निकाली और सिर में लगा ली। जितेंद्र नाथ ने पूछना चाहा, यह क्या हुआ? खून का टीका? किंतु कटीली बात उसे चुभ गई थी। बोला, क्या किया है मुंशी जलधारी लाल ने? किसी की पीठ पर लाल दगनी से फिर कुछ लिखा क्या? पीठ पर नहीं, कलेजे पर दगनी दाग रहे हैं मुंशी जी। मुंशी जी का क्या कसूर? कसूर जिसका भी हो, लेकिन जो कुछ भी होता है या हो रहा है वह आपके जोग नहीं। जिद्दा आप नहीं जानते क्या? ताजमनी हंसी। वह अच्छी तरह जानती है कि जिद्दा को कुछ नहीं मालूम। बोली, स्टेट में से मामले मुकदमे करने वाले रैयतों या स्टेट के बरखिलाफ होने वाले किसानों की लहलहाती हुई फसल रातों रात चौपट कभी नहीं कराई गई। गाय भैंस और बैलों की चोरी नहीं करवाई गई। किसी के घर में आग लगाने के लिए ताजू संतोख सिंह की 20 बीघे की खेती एक ही रात में शेष हो गई। केयर टोली से 7 बैल और 3 भैंस चोरी चली गई। फटकन के दोनों बैल छटपटाकर मर गए। जिद्दा और भी बहुत कुछ करने की धुन में लगे हैं मुंशी जी। राम पखारन सिंह, हजौर। जी बुआ जी, आजकल हुजूर कहने से नाराज होते हैं बुआ जी। मुंशी जी कहाँ हैं? ताजमहनी मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। धूपबत्ती की गंध कमरे की अंगनाई में हर सिंगार की हल्की सुरभि। लगता है माँ का मौसम लौट आया है। माँ
माँ, माँ की मृदुल गंध। इस अंक में यहीं तक, अगले 31वें अंक में